Good afternoon, students. Today we are going to study about the last lesson, which is the first chapter of the book Flamingo. In earlier videos, in earlier lecture, I told you that how Mr. Hamel and French were feeling when they came to know that their mother tongue is going to be snatched from them. उनके अंदर देशभक्ति की जागृति होने लगी जब उन्हें पता लगा कि उनकी मातृभाषा उनसे छीनी जा रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तक कि उनको ही नहीं, सभी को, फ्रांस के सभी वासियों को अच्छा नहीं लग रहा था कि अल्सास और लोरेन में से फ्रेंच लैंग्वेज को हटाया जा रहा है और जर्मन लैंग्वेज में स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, जर्मन लैंग्वेज में स्टडी स्टार्ट करनी है। तो इससे पहले जो हुआ वो यही सब था कि फ्रेंच को अब ये फील हो गया है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमसे अलग की जाए। इससे आगे आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. तो यहाँ पर फ्रेंच बता रहा है कि उस समय जो टॉपिक उनका क्लास में चल रहा था वो था ग्रामर का, और ग्रामर के बाद उनको जो टॉपिक काम करने के लिए मिस्टर हैमिल देंगे वो था राइटिंग का, लिखने का काम देंगे। यहाँ पर फ्रेंच ये भी आगे बताता है कि उस दिन मिस्टर हैमिल बच्चों के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, बच्चों को देने के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, और उन कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास। ये जो फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था वो बहुत ही अच्छी राइटिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था। इस तरह से उसे लग रहा था, फ्रेंच को लग रहा था कि दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, कि जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स, वो जो कॉपीज हैं उसको कैसे फील हो रही थी, जैसे ये कॉपीज हैं वो क्या है, छोटे छोटे फ्रांस के झंडे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कॉपीज आर compared to French flags। यहाँ पर आप देख सकते हैं that copies are compared to French language, and what were those copies? Those copies were given by Mr. Hamel to the students। वो कॉपीज मिस्टर हैमिल लेकर आए थे, किसको देने के लिए, स्टूडेंट्स को। नई कॉपीज थी। यहाँ पर फ्रेंच को वो कॉपीज कैसा लग रही थी, यहाँ पर कंपेयर किया है जैसे कि वो फ्रेंच फ्लैग्स हैं और क्लास में चारों तरफ उड़ रही हैं, क्योंकि क्लास में सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, तो उसको ऐसा फील हो रहा था। ये रियल, इट इज नॉट रियल थिंग बट ही वाज फीलिंग, वो फील कर रहा था जैसे कि वो कॉपीज अच्छी अच्छी राइटिंग में थी, सुंदर राइटिंग में थी, फ्रेंच के वो फ्लैग्स हैं और पूरी क्लासरूम में वो फ्लोट कर रही हैं। इस तरह से उसे फील हो रहा था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी रॉड पर, सपोज करते हैं यहाँ पर उनकी डेस्क है और डेस्क के ऊपर कोई रॉड है और उन पर वो कॉपीज जो हैं लटकी हुई हैं। फ्रेंच क्या बताता है कि क्लासरूम में जो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट मिस्टर हैमिल ने स्टूडेंट्स को की, वो ऐसे फील हो रही थी जैसे कि बेंच के ऊपर कोई रॉड लगी हुई है और उन पर वो कॉपीज लटकी हुई हैं। इस तरह से फ्रेंच को ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था। और यहाँ पर कॉपीज को किससे कंपेयर किया गया है, फ्रेंच फ्लैग से। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्लास में मोस्टली शुरू में ही फ्रेंच ने यहाँ पर बताया था कि
इन मोस्ट ऑफ द स्कूल, आई थिंक हर एक स्कूल में ऐसा होता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं क्लास में टॉकिंग्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई शोर हो रहा है। इस तरीके से क्लास में ऐसा होता था। लेकिन जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं एट दैट टाइम, उस समय क्लास में बिल्कुल क्वाइटनेस होती है, शांति होती है, पीस। कोई भी स्टूडेंट किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फ्रेंच क्या कह रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि क्लास में बिल्कुल पीस थी, क्लास बिल्कुल क्वाइट थी और हर स्टूडेंट जो भी क्लास में प्रेजेंट था, वेदर ही वाज अ स्टूडेंट और वेदर दे वर विलेजर्स, हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, कोई भी कैसा भी शोर नहीं हो रहा था। The only sound was scratching of the pens over the paper. क्लास में अगर आवाज आ रही थी तो सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पेन के स्क्रैच होने की। जिस तरह से मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये चौक के स्क्रैच होने की आवाज आ रही है, वही आवाज उसी तरीके से वहाँ पर क्लास में सिर्फ पेन, बच्चे पेन से काम कर रहे थे, उसके स्क्रैच होने की आवाज आ रही थी और क्लास में कैसी भी कोई भी आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्लास का एनवायरनमेंट उस दिन कितना चेंज था, जब उन्हें पता लगा कि उनसे बहुत ही कीमती चीज़ उनकी छीनी जा रही है, उनसे अलग हो रही है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. क्लास में अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि कोई भी कैसा भी शोर नहीं हो रहा, कैसी भी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आवाज आ रही थी ओनली पेन्स, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, ये क्लास में आवाज आ रही थी। लेकिन ठीक उसी समय कुछ बीटल्स, व्हाट आर बीटल्स? बीटल्स आर इंसेक्ट्स। कुछ बीटल्स क्लास में उड़कर आए, तो उस समय कुछ बीटल्स अंदर आए क्लास में, लेकिन फिर भी किसी ने कोई अटेंशन पे नहीं किया, किसी ने भी बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लास में कोई आवाज़ आती है तो स्टूडेंट्स की नज़र वहीं जाती है, अगर क्लास के बाहर से कहीं आवाज़ आती है तो स्टूडेंट्स की आवाज़ बाहर जाती है, या क्लास में कोई एंटर करता है तब भी स्टूडेंट्स की नज़र उस एंट्री करने वाले व्यक्ति के ऊपर जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर फ्रेंड बता रहा है कि उस दिन सब के सब कहाँ पर कंसंट्रेट थे? मिस्टर हैमेल की बताई हुई बातों पर और अपनी पढ़ाई पर। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जब क्लास में बीटल्स एंटर करते हैं तो किसी ने भी ध्यान अपना वहाँ पर बीटल्स के ऊपर केंद्रित नहीं किया। नोबडी कंसंट्रेटेड ओवर द बीटल्स इन द क्लास। Not even the littlest ones who worked right on tracing their thresholds, as if that was French too. Now, here you can see, not even the littlest ones who worked right
on tracing their fishing hooks as if that was French too. तो यहाँ पर जो लिटलेस्ट वंस हैं ये भी किसी से कंपेयर किए गए हैं. Who worked tracing their fishing hooks, ये भी कंपेयर किए गए. अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें किसको किससे कंपेयर किया गया. तो आगे फ्रेंच बताता है नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. अभी आगे कंटिन्यू करने पर हमें पिजन्स के बारे में बताया जाएगा. तो वही पिजन्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू द सेम थिंग दैट ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स cooed very low. On the roof of the pigeons. Pigeons cooed very low. तो ये जो लिटलेस्ट वंस है यहाँ पर फ्रेंच बताता है. लिटलेस्ट वंस यहाँ पर बोला गया है पिजन्स को. और फिशिंग हुक आपने देखा होगा कि फिशिंग हुक इस टाइप में होती है. रस्सी में फिशिंग हुक को बांधकर फिशिंग की जाती है. मछली पकड़ने के काम आती है. इस टाइप की फिशिंग हुक होती है. तो यहाँ पर क्या बता रहा है फ्रेंड्स, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग टू स्क्रैच. Tracing means scratching. तो फ्रेंच क्या बताता है कि जो पिजन्स थे वो भी अपने काम में बिजी थे. वो किस काम में बिजी थे आपने देखा होगा. पिजन्स बैठे हुए हैं तो कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी छत पर बैठे हैं तो छत को अपने क्लॉज से, पंजों से उनको स्क्रैच करते रहते हैं. तो यहाँ पर जो आवाज़ थी, आवाज़ के बारे में बताया जा रहा था. तो क्लास में लिटलेस्ट वंस जो पिजन्स थे वो भी अपने काम में बिजी थे. और उनका क्या काम, किस काम में बिजी थे, ट्रेस कर रहे थे. अपने पंजों से वो स्क्रैच कर रहे थे, स्क्रैचिंग में बिजी थे. देयर फिशिंग हुक्स. तो यहाँ पर फिशिंग हुक्स किसको बोला गया है, फिशिंग हुक्स claws of pigeon. छत पर पिजन बैठे हुए थे और वो पिजन जो थे अपने क्लॉज से स्क्रैच कर रहे थे, छत को स्क्रैच कर रहे थे. तो यहाँ पर फ्रेंच क्या बताता है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स. अपनी फिशिंग हुक, यहाँ पर ये कंपेयर किया गया है, क्लॉज को कंपेयर किया गया है किससे, फिशिंग हुक से. फिशिंग हुक को किससे कंपेयर किया गया, क्लॉज ऑफ द पिजन. और लिटलेस्ट वंस किसको बोला गया, पिजन्स को. तो वहां पर यहाँ पर क्लास के ऊपर छत पर पिजन्स थे, उनकी जो आवाज थी वो भी नहीं आ रही थी, जबकि वो भी कंटिन्यूअसली अपने काम में बिजी थे. ट्रेसिंग, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स. अपने वो क्लॉज को ट्रेस कर रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच को अच्छे से समझ चुके हैं. जो पिजन्स थे वो अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ रहे हैं. On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर पिजन्स की आवाज आ रही थी, बहुत लो वॉइस में वो कू कर रहे थे. कू, इट इज अ वॉइस ऑफ अ पिजन. यहाँ पर ये पिजन की वॉइस को रेफर करता है. पिजन की वॉइस को बोला गया है कूकना बोलते हैं. तो छत पर on the roof of the pigeons cooed very low and I thought to myself. और फिर मेरे मन में एक विचार आया. फ्रेंच कहता है मेरे मन में क्या विचार आया, will they make them sing in German even the pigeons. क्या जिस तरह से पिजन्स अपनी लैंग्वेज में कूकता है
पू की वॉइस निकालता है, तो क्या जर्मन्स जब आएंगे, प्रशियंस यहाँ पर आएंगे, हमारी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, जर्मन लैंग्वेज में हमें पढ़ाएंगे, तो क्या वो पिजन्स की लैंग्वेज को भी चेंज करेंगे? क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? उसकी भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो जब पिजन की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फ्रेंच के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? पैट्रियोटिज्म की फीलिंग अराइज हो रही है। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग अराइज हो रही है किसके अंदर? फ्रेंच के अंदर। कि जब वो उनकी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, तो हम भी तो अपनी लैंग्वेज पर उसी तरह से पकड़ बनाए सकते हैं जो हमें सबसे प्यारी लगती है। फ्रेंच लैंग्वेज हमें सबसे सुंदर लगती है। Will they make them sing in German even the pigeons? क्या उनको सिंगिंग करवाएंगे? क्या उनकी आवाज को कन्वर्ट कर देंगे? It is not possible that they are not going to change the language, the voice of the pigeons. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. अब मिस्टर हैमिल के बारे में फ्रेंच आगे कंटिन्यू करते बताते हैं कि जब भी कभी मैं अपना लिखने का काम कर रहा था, तो लिखते लिखते मैं जब भी अपनी गर्दन को ऊपर करता, अपने फेस को ऊपर करता, मिस्टर हैमिल को देखता, तो मुझे क्या दिखाई दिया? दैट मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और क्या कर रहे थे क्लास में? गेजिंग एट वन थिंग, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। तो जब कभी आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और वो जगह आपकी बहुत प्रिय है, आपको अच्छी लगती है, तो उस जगह की सारी चीज़ों को आप बड़े गौर से देखते हो। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे हृदय के अंदर, मेरे हार्ट में समा जाए, मैं इन चीज़ों को कभी नहीं भूलूं। और ऐसा होता है कि हम आजीवन अपनी लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें कभी नहीं भूलते, और ऐसा फील करते हैं कि सारे के सारे हमारे माइंड में फिक्स हो जाए, हमारे हार्ट में फिक्स हो जाए। तो ठीक उसी तरह से मिस्टर हैमिल भी जब फ्रेंच अपने लिखने के काम को कर रहा था, करते करते जब उसने अपने फेस को ऊपर किया, तो उसने देखा कि मिस्टर हैमिल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था फ्रेंच को कि जैसे मिस्टर हैमिल क्लास में चारों तरफ देख रहे हैं, एक एक क्लासरूम की चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं कि कभी ये मेरे माइंड से ये चीज़ें ना निकलें, ये बातें ना निकलें कि क्लास में क्या मेरा अपना था, अब 40 साल से मैंने किस जगह पर क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किस तरह से मैंने एजुकेट किया, और क्या क्या मैंने योगदान दिया। तो यहाँ पर क्या फ्रेंच बताता है कि देन अनदर, कि मिस्टर हैमिल की पहले एक चीज़ पर नज़र गई, जैसे कि उन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर लिया, फिर उनकी क्लास में दूसरी चीज़ पर नज़र गई, फिर तीसरी पर, क्लास के बाहर भी नज़र गई। कहने का मतलब वो यादें आपकी यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, वो अपने अंदर से इन यादों को भूलना नहीं चाह रहे। कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूसली इतने लॉन्ग टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक आगे तक जुड़ा रहे और वहाँ पर एक ही फील्ड में काम करता रहे, तो तुरंत ही ये सारी चीज़ें एक बार में एक साथ इंसान के दिमाग से, इंसान के मन में से नहीं निकल सकती। धीरे ही धीरे इंसान अपने आप को सेटल करता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो 40 साल में उसके साथ हुई, उसके सामने थी, उसकी आंखों के आगे, वो सबको अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे और यहाँ से सबकी यादों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place. तो यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि सोचो, कल्पना करो, सपोज कि जो व्यक्ति 40 इयर्स तक, इतने लंबे टाइम तक एक सेम जगह पर रहा हो, तो वो एकदम से ऐसे इस जगह को छोड़कर उसको कितना बुरा फील होगा। He had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. तो यहाँ पर फ्रेंड बताता है कि 40 साल से मिस्टर हैमिल ठीक इसी जगह पर काम कर रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। उनका घर के सामने गार्डन है और गार्डन के सामने क्लासरूम है। ये सारी चीज़ें 40 इयर्स के
लंबे पीरियड से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और आज एकदम से अचानक सडनली दे आर गोइंग टू बी डिपार्टेड फ्रॉम मिस्टर हैमिल। तो अचानक से ये सारी चीजें मिस्टर हैमिल से अलग हो रही हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hawthorn that he had planted himself twined about the windows to the roof. आगे फ्रेंच क्या बताता है कि 40 years में, 40 सालों में जो चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए। मिस्टर हैमिल वहीं की वहीं है, 40 साल से वहीं काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन जो चेंजेस आए वो क्या चेंजेस आए। यू कैन सी हियर ओनली द डेस्क। पहला चेंज क्या आया कि डेस्क वॉर्न आउट हो गई। वॉर्न आउट मीन्स लंबे टाइम तक बेंचेस होती है तो स्मूथ हो जाती हैं, घिस जाती हैं। पहला चेंज डेस्क वॉर्न आउट हो गई, स्मूथ हो गई। दूसरा चेंज वॉलनट ट्रीज वो टॉल हो गए। और 40 इयर्स में तीसरा जो चेंज था हॉक वाइन, वो ट्वाइन टू विंडो। एक वाइन होती है हॉक वाइन बेल, ये जो थी वो ये धीरे धीरे स्ट्रेट चढ़ती है और जिसकी सपोर्ट ले लेती है वो उसी के साथ ट्वाइन होती चली जाती है। तो जैसे उसने यहाँ पर सपोज करते हैं खिड़की है और खिड़की से वो ऐसे ट्वाइन होती गई, इस तरीके से ट्वाइन हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस 40 इयर्स में आए हैं। three changes arise in 40 years, arose in 40 years. Desk became worn out, smooth. Walnut trees are be taller. Hop vine twined to the window. And the hop vine that he had planted himself twined about the window to the roof. वो window से होते हुए कहाँ पहुँच गई है? Roof तक। इस तरीके से ट्वाइन होते हुए वो रूफ तक पहुंचे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. अब ये सारी चीजें जो इतने लंबे टाइम से all these things are joined with Mr. Hamel, ये सारी चीजें मिस्टर हैमिल से इतने लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो इतनी जल्दी वो कैसे भूल सकते हैं। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. और इसके अलावा ऊपर जो रूम था क्लास से ऊपर, उनकी सिस्टर की आवाज़ आ रही थी और उनकी सिस्टर मिस्टर हैमिल की सिस्टर ऊपर क्या कर रही थी? She was packing trunks. Trunks, boxes or luggage. Packing luggage. To hear his sister moving about in his room, about packing their trunks, for they must leave the country next year. और पैकिंग किस लिए हो रही थी ये आपको बता दिया गया है कि अब मिस्टर हैमिल को दूसरे दिन से वो जगह छोड़नी है और जर्मन पढ़ाने के लिए जर्मन टीचर नेक्स्ट डे से आएगा, और इसीलिए उसकी सिस्टर जो है ऊपर पैकिंग कर रही है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक है। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर, लास्ट लेसन, दैट व्हाट हैपेंड एट द लास्ट. We will discuss it tomorrow. Thank you.